कभी आपने ये सोचा है कि यूएस डॉलर को ही ग्लोबल करेंसी क्यों मानते हैं, किसी अदर कंट्री की करेंसीज को क्यों नहीं? तो इसे कुछ इस प्रकार समझते हैं। आप इंडिया में कहीं भी किसी भी कंपनी या दुकान पे वर्क करते हैं तो कंपनी या दुकानदार उसके बदले आपको कुछ वैल्यू देता है या रुपीज़ देता है। जो पूरे इंडिया में कहीं भी वर्क करता है, आप रुपीज़ लेके जाइए, कुछ भी सामान खरीदना आप परचेस करके ला सकते हैं। और सेम अगर यही आपको यूएस में जाके कुछ खरीदना हो तो यूएस आपकी रुपीज़ को क्यों मानेगा? और यही टर्म एंड कंडीशन अप्लाई होती है डॉलर के ऊपर भी। हम उसके डॉलर को क्यों मानेंगे? तो उस वक्त जब ट्रेड होता था एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ना, तो किसी भी कंट्रीज़ को दूसरी कंट्री की करेंसी के ऊपर भरोसा नहीं था, तो ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल था। उस वक्त ट्रेड होता था गोल्ड में, और गोल्ड को इतनी भारी मात्रा में यहाँ से वहाँ ले जाना इम्पॉसिबल था, पॉसिबल नहीं हो पाता था। उसमें मिलावट का भी ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ता था। तो उस वक्त सारी कंट्रियों ने मिलकर डिसाइड किया और लाया गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब ये था कि हर कंट्री ने अपनी करेंसी को गोल्ड से लिंक कर दिया था। इसे कुछ इस तरह समझते हैं, जैसे 1 रुपया होगा 20 ग्राम गोल्ड के बराबर। 1 रुपया लेके आइए, 20 ग्राम गोल्ड लेके जाइए, या 20 ग्राम गोल्ड लेके आइए, 1 रुपया लेके जाइए। तो हर कंट्री ने अपनी जो करेंसी है उसे गोल्ड के साथ कुछ इसी प्रकार अटैच करके रखा हुआ था, और फिर कंट्री आपस में ट्रेड करने लगी। लेकिन एक शर्त और नियम में भी लागू किया गया कि भैया जिसके पास जितना गोल्ड होगा वो उतनी ही नोट प्रिंट करेगा। नहीं तो क्या पता चला हमने किसी देश का करेंसी रिजर्व करके रखी हुई है और जब हम उसके पास वो करेंसी लेके गए तो उसके पास उतना गोल्ड ही ना हो। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू होता है तो सारी कंट्रियां अपनी अस्तित्व बचाने के लिए युद्ध के मैदान में कूद जाती हैं, और अमेरिका हथियारों का एक्सपोर्टर होता है। अब गोल्ड स्टैंडर्ड नियम के हिसाब से करेंसी गोल्ड से लिंक है, तो जब आप हथियार खरीद रहे हैं तो अमेरिका के पास भारी मात्रा में गोल्ड पहुंच रहा है, और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब ख़त्म होता है तो कंट्रियां इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरने लगती हैं। लेकिन कंट्रियां जैसे तैसे धीरे करके अपनी इकोनॉमिक्स को सुधारने की कोशिश करती हैं, और वैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हो जाता है। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो था वो दुनिया का सबसे महंगा वॉर होता है, और उस वक्त तक अमेरिका हथियारों का जम के एक्सपोर्ट करता है वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। और जो दुनिया का 80% गोल्ड था अमेरिका के पास रिजर्व हो जाता है। और गोल्ड स्टैंडर्ड से जो करेंसी लिंक थी, अब देशों के पास गोल्ड बचा ही नहीं, तो ट्रेड कैसे होगा? तो 1944 में एक मीटिंग होती है और अमेरिका उसमें बोलता है कि हमारा डॉलर हमारे गोल्ड से भैया लिंक है, तो आप या तो डॉलर लेके आइए या गोल्ड लेके जाइए, या गोल्ड लेके आइए डॉलर लेके आइए। क्यों से अमेरिका के पास 80% गोल्ड था, तो अमेरिका उतने नोट प्रिंट करके पूरी दुनिया में रेगुलेट कर सकती थी। तो सारी कंट्रियों ने इस पे हामी भर दी और ट्रेड ऐसे होने लगा। लेकिन अमेरिका ने उस वक्त डॉलर से ज़्यादा गोल्ड प्रिंट करके रखा हुआ था, जो पूरी दुनिया में रेगुलेट हो रहा था। अमेरिका का वियतनाम से युद्ध शुरू हो जाता है, और उसमें अमेरिका की जो इकोनॉमिक स्थिति थी वो डीप करने लगती है, लेकिन तब तक बाकी कंट्रियों को भी इकोनॉमिक सुधरने लगती है। तो 1965 में फ्रांस के राष्ट्रपति चार्ल्स ने अपनी नेवी भेज के अमेरिका को डॉलर देके गोल्ड मंगाना, अपने देश में गोल्ड मंगा लिया, और बाकी सारी कंट्रीज भी ऐसा ही करने लगी। तो अमेरिका का जो गोल्ड रिजर्व था वो बहुत तेज़ी से घट रहा था। तो 1971 में अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे निक्सन ने, उन्होंने जब ये देखा कि अमेरिका का जो गोल्ड रिजर्व वो बहुत तेज़ी से घट रहा है, तो उन्होंने गोल्ड को डॉलर के लिंक से हटा दिया, और इसे निक्सन शॉक भी बोलते हैं। ये अदर्स कंट्रियों के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि तब तक डॉलर ग्लोबल करेंसी भी बन चुका था और बहुत सारी कंट्रियों के पास डॉलर रिजर्व में था, तो कंट्रियों के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। इसलिए डॉलर को ग्लोबल करेंसी घोषित करने के लिए हर कंट्री को मानना ही पड़ा। ये वीडियो में अगर कुछ त्रुटि हो तो क्षमा कर दीजिए, मैंने बोला कुछ जानकारी दे दे। और आज के लिए इतना ही था, बहुत मुश्किल है क्योंकि 3-4 पेज का लेक्चर था, मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश की आपको। और भैया चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर पसंद आया तो सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे ना तो मज़ा आएगा बनाने में वीडियोस। अभी जाना है, बहुत सारा काम है, तो देखते हैं अगला कहाँ जाते हैं, क्योंकि इस सीज़न ना बहुत सारा काम होता है ठंडी के सीज़न में। तो फिर देखते हैं कहाँ जाना है अपने को। और घूमते फिरते मैं अपनी खेत की तरफ आ गया था, मैंने सोचा थोड़ा देख लेते हैं खेत का क्या हाल है। ये लहसुन है, लहसुन है ये, और ये तो आलू, मैंने फर्स्ट ब्लॉग में दिखाया था आलू। उधर सरसों है और उधर चना है। बोलते ना चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है, तो चना ऐसा होता है। ये गोभी, पात गोभी, और ये चाची पानी भरा रही हैं अपने आलू में। अपने मशीन से ही पानी आता अक्सर, इसे ये अपना ही खेत है भाई।
ये आलू है। मैं चने का झाड़ दिखा देता हूँ लोगों को। चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हो ना, लोग बोलते हैं ना, तो वैसा। और अभी कंडीशन इतनी ठीक नहीं है, मैं भी पानी ही भरा रहा था। बहुत काम होता है सीज़न, तो टाइम नहीं मिल पा रहा है 10-12 दिन से। देखो ये है चना, ये सामने सरसों की पूरी खेती, और ये है भैया चना। चना देख रहे हो ना, ये चना है, ये चना है। चना ये होता है चने का पेड़, इसी पे सब आपको चढ़ाते हैं, चने के झाड़ पे। देखो आप इस पे चढ़ जाओगे तो चढ़ जाओ। और ठंडी के मौसम में धूप लेने का आनंद ही कुछ और है। ये अपने छोटक, पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है इनको। ये आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के सीएम भी बन सकते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है सीएम साहब। और ये चाची देखो धूप ले रही है। ठंड में धूप लेने का कुछ और ही आनंद है। ये आग जलाया था इन्होंने, और गर्मी में कोई धूप में बैठ भी नहीं सकता 5-10 मिनट। लेकिन ठंड में चाची आपको कैसा लग रहा है धूप लेके? अच्छा लगा तो भैया, कब जब कर नहाए के बैठे तब बस तभी से ही बैठे, तब से ऐसे ही बैठे हो। ठीक है। और छोटक भाई तुमको कैसा लग रहा है धूप लेके? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलते हैं अब आगे, देखते हैं गांव में कौन क्या कर रहा है।